नमस्ते बच्चों, ठीक हैं आप लोग। मैं आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्राध्यापिका डेजी लकड़ा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विशेष वर्ग संबंधित जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं आप लोगों को आज का जो विषय है कोर्स 10 जो आज का विषय है, इस विषय को मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मैं पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को मैं बताऊंगी। समावेशी शिक्षा की सामान्य आवश्यकताओं को मैं बताऊंगी। समावेशी शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकता को मैं बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं इनके उद्देश्यों को मैं आप लोगों को स्पष्ट करा चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताओं में मैं आप लोगों को आज बताना चाह रही हूँ कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। या समाज में जो निःशक्त बच्चे होते हैं या सामान्य जो बालक होते हैं, उसके मध्य जो एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण जो होता है विद्यालय और विद्यालय के बाहर, उससे संबंध बनाने में समाज में प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में देखा जाए तो एक दूसरे मध्य से कम दूरी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में एक प्रकार का आपसी संबंध कायम करना, आपसी सहयोग की भावना कायम करना, ये सभी भावनाओं को कायम करने की एक प्रकार की दिशा निर्देश है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, इस बालक का सामान्य बालक के साथ में जो समन्वय होता है वो काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अपंग बालकों में उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं, अपंग बालकों को शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए तो विशिष्ट शिक्षण या फिर मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। हम इसकी विशेषताओं को जानने से पहले यह भी जानेंगे कि इस सामान्य बालक के साथ में जो समावेशी जो शिक्षा दी जाती है, इन समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा घर कर जाता है, जिसे सरकार के द्वारा स्वयंसेवी संस्था के द्वारा आपसी सामंजस्य के द्वारा या संकट को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है, जो संभावनाएं हैं, यह हम लोग जानते हैं। साथ में यह भी देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में बालकों को सामान्य बालकों के समान देखा जाता है। बहुत सारे प्रायोजन होते हैं इन बच्चों को सुधारने के लिए, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसके लिए बहुत सारे सिलेक्टिव प्लेसमेंट भी होते हैं, किया जाता है। इसमें विद्वानों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा, समाज शास्त्रियों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और चिकित्सकों के द्वारा इन बच्चों की जवाबदेही रहती है। इन बच्चों की देख रेख के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। फिर भी माना जाए तो इन सभी उद्देश्यों को लेते हुए, इन सभी विशेषताओं को लेते हुए मैं आज इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों इस समावेशी शिक्षा की विशेषताएं पाई जाती हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार है। समाज में अपंग या निरक्षर बच्चे सामान्य बालकों के मध्य, अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर, समाज में एक दूसरे के प्रति दूरी कम तथा अच्छी सहयोग
प्रदान करती हैं। मतलब कि समाज में एक दूसरे के पीछे जो मध्य दूरी रहती है, इस मध्य दूरी को प्रवृत्ति के कारण जो दूरी बन जाती है उसे कम करती है और उस दूरी में आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं भी सामान्य बालकों के सम्मुख महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अपंग बालकों के जीवन यापन होता है उसको ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। मतलब कि अपंग बालकों का जो जीवन स्तर होता है वह काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। उनके जीवन और आसपास के काफ़ी कठिनाई से भरे रहते हैं। लोग उसे सही तरीके से व्यवहार ना करें, चाहे वो परिवार में हो चाहे वो समाज में हो, कठिनाइयाँ होती हैं। तो यह शिक्षा उनके जीवन यापन को सुधारती है, ऊंचा उठाता है और उसे उसके अधिकार से परिचित कराता है। शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। यह समावेशी शिक्षण की समानता, समावेशी शिक्षण की समानता तथा अवसर जो निरस्त बच्चे होते हैं अब तक नहीं दिए गए, जो अपंगों को अब तक नहीं दिए गए, उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों एवं मान्यता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है तथा माता-पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। सामूहिक शिक्षा में जीवन के सभी क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा में जीवन के सभी क्षेत्रों में साक्षात्कार, जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें जीवन यापन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान देखा जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मनोविज्ञानों, चिकित्सकों को आमंत्रित कर उनके बहुमूल्य विचारों से इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर पूछा जाए किस सिद्धांतों पर आधारित है, तो यह समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांतों पर आधारित है।
समावेशी शिक्षा के माध्यम से चयनित, जैसे सेलेक्टिव प्लेसमेंट कहते हैं, इसे सेलेक्टिव प्लेसमेंट कहते हैं, चयनित स्थानांतरण किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपलब्ध कराती है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्रोत है। हम सब जानते हैं कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग परिवेश में समाजीकरण हो सकता है। अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती है, जिससे बच्चे के लिए वर्ग, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के जरिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नज़रिए को कई दृष्टियों से बल मिलता है तो यह मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति में तत्पश्चात विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, वह चक्र जो होता है वह उसके द्वारा पुनर्बलन मजबूत हो जाता है, जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अनुभवों में बदलाव होता है और बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। वे बच्चे काफ़ी सशक्त होने लगते हैं। इस प्रकार बच्चे को परिवार, विद्यालय एवं समाज से परिवार, विद्यालय एवं समाज से समावेशी में समावेश किया जाता है। समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति की उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वह एक लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके, जो समावेशन के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता हूँ, जिससे समावेशी शिक्षा की उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित करते हैं जहाँ पर बच्चों की अनियमितताओं, जहाँ की बच्चों की विभिन्नताओं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक के होते हुए वे सभी मिलकर ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसका समान अवसर मिल सके। उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्ष में उचित वातावरण मिल सके, ताकि वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रणाली, संप्रेषण गुणों को विकसित कर विकास की ओर बढ़ सके। तो यह तो हुई समावेशी शिक्षा की विशेषता। हम आगे जानेंगे समावेशी शिक्षा की सामान्य आवश्यकता और समावेशी शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकता।
सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा की सामान्य आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा की सामान्य आवश्यकताएं क्या हैं? सामान्य आवश्यकताएं क्या है? जनरल नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षक को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे बच्चों से साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि भेदभाव नहीं करेंगे, बच्चों के बीच असमानताएं नहीं लाएंगे, सबको एक समान दृष्टिकोण रूप से देखेंगे तथा स्कूल का जो वातावरण होगा वो सौहार्दपूर्ण होगा तथा ऐसे बच्चों की सहायता के लिए जो हमेशा तत्पर रहेंगे। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को मुख्य धारा में लाने हेतु प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से अभी बालकों की ओर आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और इस दृष्टि से अभी आगे बढ़ने को आगे की ओर समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें यह आभास करना होगा कि सभी मानव प्राणियों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। सभी मानव प्राणी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है और इस दृष्टिकोण से उन बच्चों को आगे बढ़ाना काफ़ी आवश्यक है। बच्चों एवं पौधों को मुख्य धारा से विलग कर अलग करके अलग स्कूल में रखना उन बच्चों को एक प्रकार से जो सोच होती है वह ऋणात्मक सोच का परिचायक है। इस परिस्थिति में अविलंब अंकुश लगाने की आवश्यकता है तथा यह स्वयं में मानव अधिकार से जो जुड़ा प्रश्न है। अभिभावक एवं माता पिता समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट करना जिससे वे अभी तक अनभिज्ञ हैं। माता पिता को इस समावेशी शिक्षा के प्रत्यय स्पष्ट करना जिससे वे अभी तक अनभिज्ञ हैं तथा इस तथ्य सर्वविदित या फिर सभी जीवों प्रणालियों में शक्ति का संचार करती है जो समावेशी शिक्षा का एक अंग है। समावेशी शिक्षा में मानसिक रूप से जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप पर दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में निःशक्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चों से तुच्छ कर रहा है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। अपंग बालकों में बहुत कुछ सामाजिक गुण संगत होते हैं। वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं। अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों के साथ
संग पाते हैं तथा एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। सामान्य बालक अन्य बालकों के साथ अपंग बालकों में भी, निःशक्त बालकों में भी सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास है। विशिष्ट शिक्षा में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा का विकसित होती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली एक नया प्रदान करती है, एक नया कलेवर प्रदान करती है। इस दृष्टि से स्वयं विश्व पटल पर स्थापित कर सके। समावेशी शिक्षा की ये सामान्य आवश्यकताएं थी। समावेशी शिक्षा की अब हम चर्चा करते हैं विशिष्ट आवश्यकताएं। हमने सामान्य आवश्यकताओं को जाना कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और हम लोग अब विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं को जानेंगे। स्पेशल नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, कुछ जो शिक्षा शास्त्री होते हैं विशिष्ट शिक्षा के स्तर में, उनके अनुसार शिक्षा सामान्य अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा करती है। उनके अनुसार अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिल सके। समावेशी शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं को हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें सबसे पहला है सामान्य मानसिक विकास, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इन पॉसिबल। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य कारण है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा जो होते हैं तुच्छ तथा ये अलग समझते हैं। वे निःशक्त बालक होते हैं, वे अपने आप को अपने बालकों की अपेक्षा तुच्छ एवं अलग समझते हैं, जिसके कारण उसके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बालक ये सोचते हैं, जो प्रत्येक बालक होते हैं ये सोचते हैं कि वह इसी प्रकार से अन्य बालकों के साथ में अन्य बच्चे से तुच्छ कर रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति का अग्रसर है। मतलब कि बच्चा यदि मानसिक रूप से सक्षम तैयार ना हो तो वह सामान्य बच्चों के साथ समन्वयता या समायोजन नहीं कर पाएगा, वह उससे अलग थलग रहने लगेगा। आगे है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। निःशक्त बालकों में सामाजिक गुण रूप जो होते हैं
वो बहुत संगत होते हैं। निषक्त बालकों में सामाजिक गुण संगत होते हैं। जो भी सामान्य बालक के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं तथा एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालक के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का जब निषक्त बालक सामान्य बालक के साथ शामिल करते हैं तो उनमें बहुत सारे गुणों का समावेश होता है, विकास होता है, उसमें एकीकरण होता है। उस एकीकरण के कारण उन बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ज्ञान ही नहीं बल्कि विस्तार में शिक्षण देना तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना को सिद्ध करना। आगे हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, मतलब कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीली होती है। निसंदेह समावेशी शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक जो होते हैं, जो इसके विषय के स्पेशल शिक्षक होते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है काफ़ी समय लगता है इनके लिए। और काफ़ी दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली भी हो सकती है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने के लिए कई अन्य स्रोतों का सहायता लेनी पड़ती है। जैसे प्रशिक्षण क्षेत्र में देखा जाए तो जो विशिष्ट शिक्षा होते हैं, विशिष्ट शिक्षा में जो होते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक जो होते हैं, सहायता लेनी पड़ती है। कई स्रोतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए लेनी पड़ती है। और इस समय जो बच्चे के लिए जो शिक्षक संस्था से जो बनाने होते हैं, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ चिकित्सक जो होते हैं वे आदि। अपंग बालक भी सामान्य कक्षा में शिक्षा में होते हैं, कम खर्च आता है। फिर समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थॉट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। विशेष शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा देखा जाए तो समावेशी शिक्षण व्यवस्था में जो होते हैं, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में जो विचार विमर्श किए जाते हैं, ये सामाजिक बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण बहुत अधिक होता है। अपंग तथा सामान्य बालकों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है।
आगे है शैक्षिक एकीकरण संभव, एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक योग्यता समयंता समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है ना। तो विशिष्ट विद्यालयों में छात्रों जो निःशक्त बच्चे जो होते हैं वे निःशक्त बच्चों को ग्रहण करने वाले जो होते हैं कम होते हैं। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण यह ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। एक प्रकार का कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। फिर है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज मेंटेन। भारत में सामाजिक शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार के संवैधानिक व्यवस्था की गई है। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की व्यवस्था की गई है और साथ साथ शैक्षिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप से संविधान के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है। समावेशी शिक्षा की वातावरण के मध्य समावेशी के शिक्षा के वातावरण के मध्य से समानता के उद्देश्य से की प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कि कोई भी छात्र अपने आप में दूसरे की अपेक्षा ही ना समझे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा की अवस्थाएं, फेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी जो अवस्थाएं इस पर चर्चा करेंगे कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए विशेष शिक्षा विभिन्न प्रकार से है। ये करीबन देखिएगा ये 7 प्रकार से इसका अवस्थाएं होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये अवस्थाएं को। ये 7 प्रकार से शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं उसके लिए विशिष्ट शिक्षा होते हैं, उसके विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहला है एकीकरण की प्रथम श्रेणी सामान्य शिक्षा संस्था पूर्वकालीन एकीकरण है। पूर्वकालिक एकीकरण है जो पूरे दिन अध्यापक सामान्य कक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा देती है। ये सबसे पहला है कि जो बाधित बच्चे जो होते हैं उसकी जो अवस्थाएं होती हैं निःशक्त बच्चों को पूरे दिन भर सामान्य रूप से शिक्षा देती हैं। छात्र की आवश्यकताओं के क्या है? समय। सामान्य बच्चों की सबसे बड़ी आवश्यकता है समय। अगर उसे एक शिक्षा समय दे, उसके शिक्षा के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको अधिगम कराने के लिए, सभी के लिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए समावेशी शिक्षा भी सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षक छात्रों को समय दे। दूसरा है ऐसे बालकों में तृतीय श्रेणी में छात्र सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहकर लेकिन कुछ कक्षाओं में विशिष्ट कक्षाओं में की व्यवस्था होने के कारण निलंबित कर दी जाती है। सामान्य बच्चे इसमें हैं। ये अवस्थाएं जो होती हैं
ये कक्षाएं जो चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है, लेकिन इन कक्षाओं में विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जो बच्चे होते हैं उन्हें निलंबित कर दी जाती है सामान्य बच्चों के लिए, और विशिष्ट बच्चों को सिखाया जाता है। फिर तृतीय श्रेणी में है कि विशिष्ट कक्षाओं में अपंग बालकों की शिक्षा, विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों को की रूप में शिक्षा को सम्मिलित करते हैं, लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देनी होती है, लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देनी होती है। इस प्रकार उन्हें सामान्य शिक्षा श्रेणी संस्था के कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता है। ठीक है, आगे है कि जब ये आवासीय शिक्षा संस्था को सम्मिलित करते हैं, जिसके पास सामान्य विद्यालय के कुछ अभाव है, सामान्य समावेशी शिक्षा के बाद में इसके साथ में आवासीय भी होते हैं। आगे का श्रेणी है, 5वां श्रेणी है। ऐसी स्थिति में सामान्य बालकों को काफ़ी अधिक संख्या में निःशक्त बच्चों के साथ उन्हें रखा जाता है, जिससे इन सबका शैक्षणिक अन्य प्रकार के कार्य एवं क्षेत्र में आपसी सामंजस्य तथा सहयोग सुनिश्चित किया जाता है, जिससे ये जो बच्चे होते हैं जिसमें ऐसी स्थिति अधिक संख्या में रखा जाता है, ऐसी स्थिति में सामान्य बालकों को अधिक संख्या में रखा जाता है, जिससे उनका शैक्षणिक तथा अन्य प्रकार के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो आपसी सामंजस्य और सहयोग में सुनिश्चित किया जाता है। सामान्य कक्षाओं के साथ शिक्षण के साथ आवासीय स्थानों पर शिक्षण तथा घरेलू कार्यक्रम में एकीकरण की 6वीं श्रेणी में रखा जाता है। एकीकरण की 7वीं श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सालय या अन्य कार्यस्थल आदि पूर्वकालिक शिक्षण की व्यवस्था होती है। समावेशी शिक्षा की अवस्थाएं में जो होते हैं कि इस अवस्था में ये हैं। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र। समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के सख्त रूप से बाधित बालकों के लिए एक प्रकार के शिक्षण सुधार होते हैं, जैसे इसमें अस्थि बाधित बालक कहने का तात्पर्य है कि शरीर के किसी एक अंग का अक्षम होना, नहीं होना, जैसे हाथ का नहीं होना, पैर का नहीं होना, या फिर किसी अंगुलियों में चोट लग गए हो, केहनी में चोट लग गई हो, पूरी तरह से बालक अक्षम हो या फिर अर्ध अक्षम हो, इसे हम अस्थि बाधित बालक कहेंगे। फिर है श्रवण बाधित बालक, मतलब कि जिस बालक को सुनने के लिए, जानने के लिए पूरी तरह से नहीं सुन पाता हो, या वह बालक कम सुनता हो। ये दोनों ही तरह के जो समस्याएं हैं, इसे श्रवण बाधित बालक कहेंगे। फिर है दृष्टि बाधित बालक, या फिर एक आँख वाले जो बालक होते हैं। दृष्टि बाधित बालक को देखा जाए या तो उसकी दोनों आँखें खराब हो या फिर एक आँख खराब हो, ठीक है, या फिर उसे कम दिखाई देता हो। इस सभी समस्याओं में उस बच्चे को होनी है। दृष्टि बाधित बालक कहेंगे। मानसिक मंदता बालक, जो शिक्षा के योग्य, वह बालक जिसकी बुद्धि उपलब्धि काफ़ी कम हो, जिससे हम मानसिक मंद बालक कहेंगे। तो इसके बाद है
विभिन्न प्रकार के अपंग जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, इन्हें बिहू बाधित भी कहते हैं, बिहू बाधित भी कहते हैं, वह बच्चे अपंग होते हैं। फिर है अधिगम असमर्थ बच्चे, जो सीखने में असमर्थ रहते हैं वे बालक। फिर अंधे छात्र, जिन्होंने पढ़ने और लिखने का शिक्षा प्राप्त कर लिया है। अंधे बालक, अंधे छात्र में जिन्होंने ब्रेल में शिक्षा प्राप्त कर लिया है, पढ़ने और लिखने में ब्रेल में शिक्षा प्राप्त कर लिया हो, वह पढ़ नहीं पा रहा हो, पढ़ने और लिखने में उसे काफ़ी समस्याएं हो रही है, वह प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती है। इसके बाद है वह बालक जो बधिर बालक होते हैं, ठीक है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकताएं हैं। बधिर बालक में देखते हैं जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना लिखना सीख लिया है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य विद्यालय जाने से पहले अपंग बालक प्रशिक्षण जो होता है, माता पिता को समझाना, जो प्रशिक्षण होता है, माता पिता को समझाना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा जैसे कि प्ले स्कूल या फिर माता पिता को समझाना उच्च शिक्षा जैसे +2 स्तर के, और व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी सम्मिलित हैं। ये सभी समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र हैं। आगे हम समावेशी शिक्षा में अध्यापक का क्या रोल होता है उसको हम लोग जानेंगे। टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें जो शिक्षण प्रत्येक बालक में जो सर्वथा गुण होता है उसको विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। जब बालक परिवार से दूर होता है तो वह शिक्षक उसका व्यक्ति होता है, जो अधिक उस बालक को सहयोग देता है। इस तरह के जो बालक होते हैं वह 3 स्तर पर दूरी बनाए रखता है। यदि वो विद्यालय आता है तो परिवार से दूर होता है, समाज से दूर होता है। यदि वह परिवार में जाता है तो विद्यालय से दूर होता है, समाज से दूर होता है। और यदि वह समाज में रहता है तो विद्यालय और परिवार दोनों से दूर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सभी का अपना अपना रोल होता है। जैसे मान लीजिए यदि वह परिवार से अलग हो गया तो शिक्षक उसका सहयोगी होता है, उसका मार्गदर्शक होता है। शिक्षक इस तरह से बधिर बालकों के लिए सहायता करता है सीखने में। कुछ अधिक गुणों के साथ साथ शिक्षकों का शिक्षण तथा मार्गदर्शन में मूल उद्देश्य जो होते हैं वह तथा उस उद्देश्य को बालक कक्षा में रुचि लेना शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण, जहाँ तक व्यवहारिक हो शिक्षक को बालकों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे छात्र संबंध अच्छे हो सके। उससे ज़्यादा छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। शिक्षक को हंसमुख एवं विनोदी होना चाहिए। उनमें छात्रों की आवश्यकताओं एवं प्रवृत्तियों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर रहने वाले शिक्षक का सम्मान होता है। कठोर परिश्रम करने वाले जो तत्पर रहते हैं जो शिक्षक, उसका सम्मान होता है। अच्छे अध्यापक को सदा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक विधियों का ज्ञान होता है। कुछ शिक्षण प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली बालकों को अधिगम में
जो समस्याएं होती हैं तथा उसकी जो निजी समस्याएं होती हैं उसके लिए विशेष सहयोग देते हैं, विशेष प्रकार के सहयोग देते हैं। उनके जो बालक होते हैं उसकी योग्यता के अनुसार उसकी शिक्षा में, उसकी प्रक्रिया में सहायता देनी चाहिए। यदि उसकी योग्यता 8वीं कक्षा में है और यदि उसे 4थी कक्षा में दाखिला दिया गया है तो वह प्रतिभाशाली बालक को 4थी कक्षा में रहते हुए 8वीं कक्षा का प्रश्न का उत्तर दे रहा है, विषयों को समझने की क्षमता जो होती है, तो इस आधार पर वह अपने कक्षा के बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर पाएगा। वह इसमें मानसिक रूप से विचलित हो जाएगा। इसीलिए उन बच्चों को देखना चाहिए कि जो सामान्य बच्चे जो होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ उसे ना रखें, उसकी योग्यता के अनुसार उसे अलग रखें, अलग कक्षा में रखना चाहिए। साथ ही उसका जो समस्याएं हैं, उसका अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं या फिर निजी समस्याएं हैं, शिक्षक को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि निस्संदेह जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे शिक्षा में, विशेष शिक्षा संस्थानों में या समावेशी कक्षाओं में शिक्षक की निपुणता और कुशलताओं पर ही निर्भर रहते हैं। वे शिक्षक पर अधिक विश्वास करते हैं। शिक्षक जितना निपुण होगा वे बच्चे उतने ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं शिक्षण के लिए जो प्रभावी होगा। सबसे पहले यदि होगा तो वह अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य क्षमता से, अपने लगन से, अपने व्यक्तित्व से वह दूसरे बालक से भिन्न होता है। ठीक है, तो कम से कम समय में बालकों की समस्याओं, ये बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, कम से कम समय में इन प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को उसके माता पिता को बताना चाहिए कि उन्हें क्या समस्याएं हैं। फिर प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अभिलेख, प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत जो अभिलेख होता है शिक्षक के द्वारा लिपिबद्ध होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा रिपोर्ट किया हुआ होना चाहिए, जिससे सुधार हेतु कार्यक्रम अधिक समय पर बनाया जा सके। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा का तथा समावेशी शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान प्रारूप होना चाहिए इन बालकों के लिए। क्योंकि शिक्षक यदि नहीं कर पाएंगे, शिक्षा अधिक अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे, तो इस तरह के बच्चे को कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों के सुधार हेतु शिक्षण कार्यक्रम द्वारा शिक्षक द्वारा समय समय पर बताना चाहिए ताकि विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता पूरी हो सके। ठीक है, विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता पूरी हो सके। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को अनुदेशात्मक प्रक्रिया की तैयारी करनी चाहिए। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को, जो बालक शारीरिक रूप से बाधित हैं, उन बालकों को, जो शारीरिक रूप से बाधित छात्रों के लिए शिक्षकों को अनेक कार्य क्षेत्र के शिक्षाविदों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा दी जा सके और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। या अंत में मैं कहूँगी कि यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में अथवा प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में अथवा सामान्य शिक्षा के केंद्रों में शिक्षा देना कठिन कार्य होता है। इस प्रकार के बालकों को पहचानना, उनकी बाध्यता का निर्धारण करना, शिक्षा संस्थान में
उनका प्रवेश लेना, उनकी विशिष्टता सहायता करना, किसी व्यवसाय में या जीवन में स्थापन करना, केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों का ही कार्य विभिन्न मंडलों में मिले जुले विषयों में प्रयासों के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों, यह समावेशी शिक्षा की व्यवस्था थी जो आप लोगों को बताए हैं। इसके लिए विशेष शिक्षा के लिए जो बच्चों को होता है, विशेष शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षा मान लिए जाए तो शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यदि शिक्षा दी जाए, स्पेशल एजुकेशन में शिक्षा दी जाए तो शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक युवा को शिक्षा का मूल अधिकार पाने का आवश्यकता है। जब जब कक्ष की स्थिति में का अवलोकन किया जाता है, जब जब कक्ष की स्थिति का अवलोकन हम करते हैं तो यह हम पाते हैं कि शिक्षा पाने के लिए जब बच्चे कक्षा में आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो शिक्षा पाने के लिए कक्षा में आते हैं, तो उनमें से कुछ वैसे ऐसे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ विशेष बच्चे होते हैं। वे बच्चे विद्यालय के कार्यक्रम से संतुष्ट होते भी हैं और कुछ बच्चे विद्यालय के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं होते हैं। छात्रों के लिए विशेष रूप से शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये छात्र की आवश्यकता विशेष होती है। जिस छात्र को विशेष रूप से शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, उन छात्रों की मांग भी विशेष होती है। ध्यान दीजिए, जिन छात्रों को विशेष रूप से शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, उन छात्र की मांग भी विशेष होती है। वे बच्चे विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। वैसे बच्चे को आप निःशक्त बच्चे भी बोल सकते हैं, अपंग बच्चे भी बोल सकते हैं, बहुत प्रकार से बाधित बच्चे भी बोल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि ये इनमें से जो शारीरिक रूप से जो दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, अस्थि बाधित होते हैं, चलन क्रिया में बाधित होते हैं, कुछ मानसिक रूप से बाधित होते हैं। इसमें कोई प्रतिभावान बालक होते हैं, कोई मानसिक मंदन के रूप में होते हैं, कुछ संवेगात्मक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कुछ समायोजित और कुछ सामाजिक गुणों से विशिष्टता रखते हैं। उनमें क्षमताओं का विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष शिक्षा से संबंधित आप लोग समझ गए हैं कि विशिष्टता के क्षेत्र में यह सार्वभौमिक है। विशेष शिक्षा से तात्पर्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, जो सामान्य बालक से अच्छे हैं, उसे सामान्य ही वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे बच्चे शिक्षा ग्रहण करके स्वावलंबी बन सके, आत्मविश्वासी बन सके, स्वावलंबी बन सके, आत्मविश्वासी बन सके, जागरूक हो सके, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने जीविकापार्जन के लिए अपने विकास को बढ़ा सके। इस तरह से मैं यह वीडियो आज आप लोगों के लिए ही समाप्त करना चाहूँगी। मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि यह शिक्षा जो व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि इस जो विशेष बच्चे होते हैं, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, उन बच्चों की विशेषताओं के बारे में बताए हैं। फिर उनके सामान्य जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उनको मैं बताई हूँ। साथ में मैं बताई हूँ उनकी विशेष अवस्थाएं के बारे में, जो 7 चरण हैं, आप लोग ध्यान से सुने होंगे। फिर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र में बताई हूँ कि अस्थि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक रूप से मंदन बालक और पूरे मानसिक शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, उस तरह के बालक के बारे में बताई हूँ। इसके बाद मैं बताई कि शिक्षक के लिए कितना ज़रूरी है इन बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, तो इन सभी बातों को मैं आप लोगों को बताई हूँ। आप लोगों को नोट्स के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बता रही हूँ। मुझे आशा है,
मुझे विश्वास है कि आप लोग को ज्ञान अच्छी तरह से हो रहा होगा और आप लोग इसे जब देख रहे हैं तो अच्छी तरह से देखिए, समय निकाल के देखिए और सुनिए। और अगर कुछ कमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो अगर जो बनाने में कुछ अगर कमी रह गई हो तो उसे और अच्छी तरह से या डेवलप कराया जा सके, बना सके, मुझ में भी विकास हो, यही मैं आशा करूँगी। और आपके शुभ दिन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हुए यह वीडियो में एक जगह विराम देती हूँ। और अगली वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से पुनः मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।